नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कांग्रेस अरसे बाद एक चुनाव जीती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पूरी पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। शिमला में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है और कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कुछ घंटों पहले एक नया शब्द दिया था, ठेकेदार, और कहा था कि जो लोग खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो ठेकेदार हैं। अब ये ठेकेदार कौन है, इनकी पहचान क्या है? ठेकेदार वो लोग हैं जो आज सुबह तक कह रहे थे कि मीडिया में गुजरात की तो बहुत चर्चा हो रही है, हिमाचल की नहीं हो रही है। और जैसे ही आज हिमाचल की चर्चा शुरू हुई तो ये सारे ठेकेदार सन्नाटे में चले गए। वो कौन लोग हैं जो कहने के लिए तो न्यूट्रल हैं, लेकिन असल में इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्टेड होती है। इन्होंने 2014 से भी बहुत पहले नरेंद्र मोदी को परेशान करने की ठेकेदारी उठाई थी, और वही काम ये आज भी कर रहे हैं। मोदी ने जो बातें नहीं कही, वो बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मोदी के खिलाफ कौन कॉन्ट्रैक्टर है? मोदी विरोधी टूल किट का कौन क्रिएटर है? कौन दिखावी न्यूट्रल है? प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को बुद्धिजीवी कहें या ठेकेदार? मोदी पर रोज होते हमले, अटैक करते हमलावर कहां बैठे हैं ऐसे डिजाइनर? ये भी ठेकेदार है। ठेकेदारों का उनका तराजू कुछ और है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। जुल्म बढ़ने वाला है, अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। मोदी पर कौन सा जुल्म बढ़ने वाला है? वो कौन है जो प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए हैं? कौन है ये ठेकेदार जो खुद को न्यूट्रल तो कहते हैं मगर होते नहीं हैं? मोदी की हर चुनावी जीत के बाद इन ठेकेदारों को मोदी को गुजरात को बदनाम करने का ठेका कौन देता है? यह धंधा आज शुरू हुआ है या कई सालों से यही चलता आ रहा है? मोदी ने जिन्हें ठेकेदार कहा, उन ठेकेदारों की पहचान क्या है? हेट मोदी वाली ये ठेकेदारी होती कैसे है? लोकतंत्र में जनता चुनती है। जनता को ही गाली देने वाले इन ठेकेदारों को किराए पर लेकर कौन आता है? सबूत मिल गए हैं, स्क्रीनशॉट्स घूमने लगे हैं। गुजरात को गाली, गुजरातियों को गाली कौन दे रहा है? गुजराती तो सबसे गिरे हुए हिंदुस्तानी हैं वाला नैरेटिव कौन बना रहा है? गुजरात के वोटर्स को अंधभक्तों वाला ताना कौन मार रहा है? बिकाऊ गुजराती, बिक गया गुजरात वाला तराना कौन सुना रहा है? गुजराती हिंदू वोटर्स को निशाना कौन बना रहा है? गुजरात मॉडल ऑफ पनिशमेंट वाला टेक्स्ट कौन लिख रहा है? इस्लामोफोबिक गुजरात वाली बात कौन कर रहा है? गुजरातियों का मुस्लिम हेट वाला पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ा रहा है? शब्दशः वही हो रहा है जिसकी हिंट मोदी ने दी। कहां कहां से कौन कौन से ठेकेदार मोदी पर, गुजरात पर अनाप शनाप लिख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सबूत के साथ एक एक डिटेल आपको देंगे। मगर पहले मोदी की ये बात सुनिए। इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ,
कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मूक सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। कि क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। मोदी ने जो कहा उसका सबूत ये रहा। गुजरात चुनाव में 11 सीट ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 1 लाख से ज्यादा वोटों का था और ये सभी सीट बीजेपी ने जीती। 182 सीट में से 126 सीट ऐसी थीं जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। 41 सीट पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन मोदी की सुपारी लेकर बैठे ठेकेदार 8 साल में प्रधानमंत्री की 700 रैलियों और रोड शोज का डाटा दिखाने बैठ गए। गुजरात में जनता के दिए फैसले को अंडरमाइन करके मोदी पर अटैक करने लगे। मोदी के लिए हताश और निराश प्रधानमंत्री जैसे टेक्स्ट घूमने लगे। भ्रमजाल वाली कहानियां बुनी जाने लगी। इससे मन नहीं भरा तो एक स्टेप आगे जाकर 2024 में मोदी की हार वाली भविष्यवाणियां होने लगी। मोदी पर हिट जॉब करने वाले ठेकेदार 2 तरह के हैं। नंबर 1 वो जो खुद को लिबरल और न्यूट्रल कहते हैं मगर मोदी के दुश्मनों की ट्रोल आर्मी को लीड करते हैं, और नंबर 2 वो जो मोदी के सियासी दुश्मन हैं और गुजरात हाथ से निकल जाने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तभी तो मोदी मैजिक खत्म कर दिया कहकर खुश हो रहे हैं। देश ने मोदी मैजिक को नकार दिया वाला झूठ फैला रहे हैं। मोदी तो ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन है वाला स्वांग सोशल मीडिया पर रचा जा रहा है। देश बचा लो मौका है, नरेंद्र मोदी तो एक धोखा है जैसा माहौल बनाया जा रहा है। गुजरात के नतीजे आने के बाद सिलसिलेवार तरीके से ठेकेदारों के इस गैंग ने मोदी पर हमला किया है, गुजराती अस्मिता को चैलेंज किया है। इन्हीं ठेकेदारों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और सावधान रहने को कहा है। कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। गुजरात की जीत के बाद जुल्म बढ़ने वाला है, हमले और तेज होने वाले हैं। मोदी ने ये सिर्फ आवेश में आकर नहीं कहा, मोदी को इसका अंदाजा काफी पहले से था। आज से नहीं 20 साल पहले से था। मोदी ने आज जिन ठेकेदारों का जिक्र किया है उन्हीं ठेकेदारों का जिक्र उन्होंने सालों पहले गुजरात का सीएम रहते हुए भी किया था। पहले मोदी का ये ऑडियो सुनिए। सालों पहले मोदी ने जो कहा था आज बिल्कुल वही वर्ड टू वर्ड कैसे सच साबित हुआ, अब आपको इसके सबूत दिखाते हैं। जैसे ही गुजरात के नतीजे आए, सोशल मीडिया पर #गुजरात, #गुजरात इलेक्शन रिजल्ट, #थैंक यू गुजरात, #गुजरात का हिंदू ट्रेंड करने लगा। 1 मिनट के लिए किसी को भी यही लगेगा कि बीजेपी समर्थक गुजरात की जीत से खुश थे, इसलिए वो #टॉप ट्रेंड कर रहा है। लेकिन रुकिए, पर्दे के पीछे एक दूसरा ही खेल चल रहा था। गुजरात का वर्डिक्ट आते ही मोदी की सुपारी लेकर बैठे ठेकेदार एक्टिव हो गए और गुजरातियों को टारगेट करने वाला वही पुराना खेल शुरू हो गया। एक एक करके आपको इसका सैंपल दिखाते हैं।
जैसे ही गुजरात के रुझान आने शुरू हुए, इस हैंडल से सुबह 9 बजे गुजरातियों को हिंदुस्तान में सबसे वर्स्ट का सर्टिफिकेट बांट दिया गया। एक दूसरे हैंडल से सुबह करीब 9:15 बजे लिखा गया कि गुजरात हिंदुस्तान का सबसे कम्युनल स्टेट है, और इस हैंडल ने इंडिया के आगे एच लगाकर गुजरात के हिंदुओं को टारगेट किया। एक और हैंडल ने बिल्किस बानो वाला टेक्स्ट फिट करके ये फैलाया कि गुजराती हिंदू समाज बलात्कार के आरोपियों को ही वोट देता है। सेम टू सेम वैसा ही टेक्स्ट एक और न्यूट्रल ठेकेदार की टाइमलाइन पर दिखा। यहां भी मोदी पर निशाना साधा गया। इसी हैंडल ने गुजरात के वोटर्स के फैसले को ठुकराते हुए सुबह 10:30 बजे लिखा कि गुजरात ने साबित कर दिया पैसे और मसल पावर के आगे लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। फिर एक दूसरा ठेकेदार आया, उसने गोरखपुर, गंगा, लखीमपुर, हाथरस, मोरबी सबका नाम बताया, गुजरातियों का मजाक उड़ाया। मोरबी में बीजेपी का कैंडिडेट जीता, मगर इस हैंडल ने मोरबी के वोटर्स के फैसले का सम्मान न करते हुए ये प्रपंच फैलाया कि बीजेपी नेता ने पहले से तय स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नदी में कूदकर लोगों की जान बचाई थी ताकि वोट मिल सके। एक लिबरल ने यह कहकर गुजराती अस्मिता पर हमला किया कि 25 साल से गुजरात में बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि बीजेपी वोटों के लिए मुस्लिम हेट कैंपेन चलाती है। मोदी पर पर्सनल अटैक करने के लिए मोरबी को कांग्रेस कहकर आपत्तिजनक कार्टून भी शेयर किए गए। एक ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से होकर न गुजरी, अच्छा हुआ, क्योंकि गुजरात तो हिंदुस्तान का सबसे नफरती राज्य है। इसी हैंडल से आगे यह भी लिखा गया कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को बलात्कार के सारे आरोपियों को जेल से छोड़ देना चाहिए, बड़ी जीत मिलेगी। गुजरात को बदनाम करने का ठेका हिंदू धर्म का अपमान करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी ले रखा था। सैंपल देखिए, इस शख्स ने लिखा कि इस जन्म में वो गुजरात में परफॉर्म करने नहीं आ पाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी जो सबूत आपने देखे वो लिबरल और न्यूट्रल का चोला पहने ठेकेदारों का हिडन चेहरा है। ये लिस्ट काफी लंबी है और मोदी विरोधी टूलकिट के क्रिएटर आज से नहीं कई सालों से सक्रिय हैं। मोदी ने खुद बताया है, जो जहां बैठा है वो बदलने वाला नहीं है, उसका इरादा नेक नहीं है जी, और इसलिए हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है। और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस प्रकार की बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग हैं, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती है। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। मोदी ने 2002 का जिक्र यूं ही नहीं किया। लेफ्टिस्ट हो, लिबरल गैंग हो, मोदी के पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो, 20 सालों से मोदी की हर जीत के बाद उन पर हमला करने वाले ठेकेदार मौके की तलाश में रहे हैं और मौका मिलते ही हमले भी किए। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है, ये हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। मैं कन्विंस हूं
अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। 2002 के बाद से लेकर अब तक मोदी को कमजोर करने के लिए, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ऐसे 10, 20, 30 नहीं, हजारों फेक कहानियां गढ़ी गई, फेक नैरेटिव बनाए गए। मोदी ने एक या दो नहीं, कई मौकों पर इसका जिक्र किया है। किस ठेकेदार को किसने गुजरात को और गुजरातियों को बदनाम करने का ऑर्डर दिया, सबकी पोल खोली है। 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप एएनआई की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका, जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गया, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोदी के ठेकेदारों की नफरत की वजह ही मोदी की कामयाबी है। 2022 में गुजरात में बीजेपी की जीत प्रचंड है। अमूमन 5 साल की सत्ता में ही ढलान आ जाती है, लेकिन ये मोदी हैं जो 25 साल से लगातार अपना बेस्ट दे रहे हैं और यही बात उनके दुश्मनों को पच नहीं रही है। ये आरोप सोनिया गांधी का है। आपको याद होगा, उन्होंने गुजरात में जाके कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। उनकी मातृभाषा इटालियन है और उसके कारण शायद वो शब्दों को समझ नहीं पाई। हकीकत तो थी मत के सौदागर। अब वो बेचारी बोल गई मौत के सौदागर। तो हम मत के सौदागर हैं तो अच्छी बात है। गुजरात की जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आप पूरे गुजरात को एक रिपब्लिक की तरह चलाते हैं, रिपब्लिक ऑफ गुजरात, जैसे आप उसके प्रधानमंत्री हो। बाकी देश में क्या होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहली बात है कि मैं भारत के संविधान को समर्पित हूं और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के तहत मैं गुजरात चलाता हूं। लेकिन आपने ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। तो ये उनको परेशानी है, ये पीड़ा है उनको। ये गैंग अभी भी चुप नहीं हुआ है। अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी मोदी के साथ साथ गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। गुजरात में जमानत जब्त हो गई, लेकिन केजरीवाल की ट्रोल आर्मी का कांटा अभी भी महाभारत पर ही अटका है। इन ठेकेदारों के मन में जो अनाप शनाप आ रहा है वो लिखा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल 24 वाला फसाना सुनाता है, मोदी को निशाना बनाता है। दूसरी तरफ गुजरात में मुंह की खाने वाली आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ केजरीवाल का बैंड बजा रही है। हर किसी के टारगेट पर मोदी ही हैं। गुजरात तो हार गए, इसलिए अब इन ठेकेदारों को 2024 वाला ठेका मिल चुका है। मोदी जी, बहुत 12 साल से आप पर इल्जाम लग रहे हैं, बहुत लंबी रिसर्च है, लेकिन मैं वो पूछ रहा हूं जो आजकल ताजा इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। राहुल गांधी ने आज ही कहा नरेंद्र मोदी पीएम बनना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी करेगा। वो
टुकड़े टुकड़े कर देगा, एक को दूसरे से लड़ा देगा। मैं समझता हूँ ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला है, ये उत्तर प्रदेश से लाए हैं वो, उन्हीं के पार्टी का ये एमपी का उम्मीदवार है, शायद ये टुकड़े टुकड़े वाला मामला उसी नहीं, से उन्होंने लाए तो कहा था, इमरान कुरैशी ने तो कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी यूपी में आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। हाँ, वो बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े होता है तो शायद वो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में बोलते होंगे। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। मैं कभी ऐसा न सोच सकता हूं न मैं बोल सकता हूं। देखिए, वो जो एक इंटरव्यू मेरे पास में है जो आपने दिया था, हाँ। उस इंटरव्यू में आपने कहा, ये मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ देखिए हेडलाइन छपी हुई है, जी जी, मैं हम बता- इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, लेकिन उसमें किसी को कहाँ कहा है मैंने? आप ही के शब्द हैं, आप ही का हो रही है। देखिए, मैं आपको आपकी संवेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मुहावरे होते हैं। उसको अगर कोई ये कहे कि आपने इंसान को चींटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। मगर सबूतों के साथ अब सबका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लिबरल गैंग और खुद को न्यूट्रल कहकर चुपके मोदी हटाओ कैंपेन चलाने वालों की पोल खुल चुकी है। गुजरात के रिजल्ट ने एक चीज और क्लियर कर दी है, अब देश का मूड ऐसा हो गया है कि जो भी मोदी को गाली देगा वो 10%, 12% पर ही निपट जाएगा, सिंगल और डबल डिजिट में सिमट जाएगा। हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मोदी कब जाएंगे। जो इधर लोग बैठे हैं वो न्यूट्रल बनने का ड्रामा करते हैं। इनको भी पहचानने की जरूरत है और आपको वो स्क्रिप्ट भी पढ़ने की जरूरत है जो बॉर्डर पार पाकिस्तान में कहीं गई। दरअसल पाकिस्तान 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही परेशान है। पहले उसने 2019 तक कोशिश की कि मोदी चले जाएंगे। अब वो इंतजार कर रहा था कि 2024 आएगा तो मोदी चले जाएंगे, लेकिन अब गुजरात की जीत ने पाकिस्तान को गहरा सदमा दिया है। पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है कि 2024 में मोदी जा नहीं रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अहमदाबाद क्यों जिंदाबाद हो गया, रावलपिंडी में क्यों ठंडी बढ़ गई है, यह सुनते हैं जरा इस रिपोर्ट में। पहले 56 और अब 156। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, हिंदुस्तान में मोदी का ही जलवा है। गुजरात में मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। गुजरात में मोदी ने 2024 का ट्रेलर दिखाया, जिसे देखकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सन्नाटा छाया। आप किसी फौजी से बात करेंगे, वो कहेंगे वो फटाफट इंडिया तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इंडिया इज अ चैलेंज, लेकिन भाई दुश्मनी भी तब कर सकते हो, घर में रोटी तो होगी पहले। अब मोदी जो है वो 2024 तक यहाँ पे है। हालत यह है कि इमरान को नींद नहीं आ रही है, शहबाज सदमे में चले गए हैं, आसिम मुनीर को कुछ सूझ नहीं रहा है। गुजरात विक्ट्री के बाद पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है। 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया, मोदी की पार्टी की 156 सीट आई, लेकिन पाकिस्तान को फिक्र क्यों सताई, वो कहानी खुद एक पाकिस्तानी ने ही सुनाई। आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब, मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है, और 2024 में जो है वो लग रहा है कि
सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी खान साहब आप तोड़ चुके हैं। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इस वक्त बड़े बोल की भी हमें कोई वो परवाह नहीं है। ठीक है जी, वो तो बातें ऐसी होती रहती हैं सियासत में, अब नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत होगी तो हम इसको जो है ना वो नाम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं भारत का। हम ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात रहेंगे ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कौन सी हुकूमत आएगी। अब देखिए, अगर तो इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आती है तो मैं नहीं समझती कि भारत के साथ तिजारत शुरू होगी या ताल्लुकात बेहतर होंगे अगर उस तरफ पीएम मोदी की हुकूमत होती है। हाँ, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो आप ये देखिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी रही तो इंडिया से ताल्लुकात अगर दोस्ती नहीं तो खराबी या दुश्मनी भी नहीं, यानी ये कि ठीक चलते रहे। दरअसल पूरी दुनिया की नजर गुजरात के नतीजों पर थी। पूरा पाकिस्तान भी गुजरात के रिजल्ट पर नजर लगाया था। पाकिस्तान में तो गुजरात में मोदी की हार की दुआ की गई थी, लेकिन 27 साल बाद जब एक बार फिर से मोदी की पार्टी जीत गई तो पाकिस्तान का सपना टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान में चर्चा है, गुजरात में जो होता है उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में भी होता है। पाकिस्तान को लगने लगा है 2024 में भी मोदी आएंगे, इसीलिए पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आप देख लें कि क्या जो वो जिसे कहते हैं ना कि खबरें किस तरह की आती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ पाकिस्तान कभी ले दे कर लेता था, चीजें कर लेता। आप अमित शाह की बातें सुन लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बातें, डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन लें, राजनाथ सिंह की मैंने पहले कहा है, फिर जो डॉक्टर जयशंकर की बात सुन लें अबाउट पाकिस्तान, वो क्या बातें कर रहे हैं। हमें टेम्परेचर नहीं समझ आ रहा। हमारा मुंह जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है। बड़ी बड़ी बातें हम इंडिया के लिए करते हैं, जहां पे हमारा मुंह होना चाहिए एक्चुअली, जहां पे हमें इंटरनल बात करनी चाहिए उसे ऐसी कर दे नहीं। जिस चीज को हमें डिस्कस करना चाहिए उस पर हम एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। और ना ही हमारी फौज के पास इतनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी रह गई है कि वो सारे स्टेक होल्डर को एक जगह बैठा के तो बात कर सके। हमारा क्या वे फॉरवर्ड है, हमने किधर जाना है भाई। और अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखिए नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में और उन्होंने 2024 भी कर लेना है, ठीक है जी। लेकिन ये इमेजिन, ये याद रखिएगा कि वो अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान। पाकिस्तान किधर होगा। इंडिया से बात तो नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो स्पेस देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तो पंजाब कहते पैसे दे दो, साढ़े पैसे मुक गए। सुने आप, मेरी इतला के मुताबिक आज फिर पाकिस्तान ने जो है वो $3 अरब की रिक्वेस्ट डालती है। पाकिस्तान ने फिर $3 अरब की सऊदी अरब को रिक्वेस्ट डाल दी है। उन्होंने कहा जनाब है $3 अरब दो, अपना लात बड़े टाइट हो, इन्हें काम खराब हो गया है, इंज ना करो। तुसी देखो असी ते खाना काबा सऊदी अरब विच, ठीक है जी। तो हमने उनसे, और उधर इंडिया देखे वो जो है वो $100 बिलियन का तो यूएई के साथ कारोबार कर रहा है। जो सऊदीज हैं जो वो अलहदा बिजनेस, सो दे हैव कॉन्सिडर्ड कि पाकिस्तान ने जो 75 साल मजहब इस्लाम ओआईसी कश्मीर का जो चूरन बेचा था, दैट इज नॉट एनी मोर एन एजेंडा। वो अरबों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कहता है यार छोड़ो, इससे आगे निकलो, हमें कोई और कहानी सुनाओ। गुजरात में मोदी की जीत पाकिस्तानियों के दिमाग में हावी हो गई है। जब से उन्हें यह लगने लगा है कि 2024 में मोदी ही आ रहे हैं, गुजरात जीत को लेकर पाकिस्तानी अनाप शनाप बकने लगे हैं। साजिद तड़ार पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गुजरात में मोदी की बम्पर जीत को लेकर कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, खुद सुनिए। मोदी साहब की फिलॉसफी जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग,
आई थिंक मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब. ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात. सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है. दूर से हर चीज छोटी दिखाई देती है और मजहब के चश्मे से तो दूरी और भी बढ़ जाती है. ऐसा ही हाल कुछ पाकिस्तानियों का भी है जो मोदी की जीत को मजहब का रंग दे रहे हैं. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं. अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कहा जाता है, खासकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से. लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया के साथ बाकी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं. आप जिस भी मुस्लिम कंट्री का नाम ले लें, आप जो है सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें, आप सब रशिया देख लें, सबके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं सिवाय पाकिस्तान के. और जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि जी जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की जमात है, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है. तो सर मुसलमान तो इन मुल्कों में भी रहते हैं ना, फिर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों और हमारे साथ बुरे क्यों? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि ये हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, एक्चुअली उस तरह से है नहीं है. हमें दिखाया जाता है जी हमारे वो दुश्मन होंगे, बिल्कुल होंगे. जो एंटी मुस्लिम वाली बात है, मैं ये समझता हूँ ये उनका इंटरनल मैटर है. क्या हमारे जो यहाँ हुकूमतें होती हैं वो वहाँ के अपना जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनको टारगेट नहीं करते हैं? हमारे अपने मुल्क में क्या होता है? क्या यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या कुछ नहीं होता रहा? तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क पे तवज्जो दें, उसके बाद हम किसी और मुल्क के बारे में सोचें. हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है. मोदी है, ये शहबाज नहीं है. यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र चलता है. मजहब देख कर नहीं, यहाँ सबको लाभ मिलता है. इसीलिए तो मोदी को वोट मिलता है. हिंदू वोट देता है तो मोदी को मुसलमान भी वोट देता है. सच तो यह है कि पाकिस्तान सब जानता है, इसीलिए रोता है. जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलेवेंट टू इट. और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट. आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है. हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के वो लोग मजहब और जमहूरियत पर लेक्चर दे रहे हैं जिनकी धज्जियां उड़ाकर आज वो बर्बादी के कागार पर खड़ा है. इसीलिए जो पाकिस्तानी सच जानता है वो सच सुनता है और सच ही कहता है. लेकिन जो इमरान, शहबाज, मुनीर की सुनता है वो ही मोदी से जलता है. तो हमारे तो अपने मुल्क में इतने फ्ला हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरे मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. आपको क्या लगता है, आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं? कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है. वो हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है मेरे ख्याल में. भारत में मोदी साहब की हुकूमत आई है, भारत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है और ये पूरी दुनिया ने देखा है. और नो डाउट मोदी को जो है वो दुनिया का नंबर 1 लीडर भी तस्लीम किया जाता है. देखिए, बात ये है कि ये हमें ना शुरू से ही हमारी आदत रही है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों के बारे में सोचते हैं. बात यह है कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है. वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है, लोग मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है. यहाँ पे तो हमारी अपनी हुकूमत है जो हम लोगों पे जुल्म कर रही है. कभी टैक्स की सूरत में, कभी 25 मई को डंडे मारते हैं हमें, कभी हमारी मुल्क की हुकूमत को उतार के बाहर फेंक देते हैं. तो हम अपने मुल्क में क्या कर. मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए, जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा. और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे. जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है. इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए,
नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तेल तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं। तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। पाकिस्तान में लोग मोदी सरकार से नहीं, अपनी सरकार और फौज से ज्यादा दुखी हैं, और ये दुख तब और बढ़ जाता है जब एक साथ अलग होने के बाद खुद के देश का हाल ये नजर आता है। गुजरात की जीत को मोदी के 2024 का आईना कहा जा रहा है, और जब तक हिंदुस्तान में मोदी हैं, इसीलिए पाकिस्तान घबरा रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल नजर आ रही है। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से। हिमाचल में शायद वहां पे कांग्रेस आ जाए, अभी तक उनका पूरे रिजल्ट वापस नहीं आए। न्यू दिल्ली में आम पार्टी जीत चुकी है, और जो वहां की सबसे बड़ी मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो हैं, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता है ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस भी तो यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।